अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एक खूबसूरत सी बात के साथ करते हैं। हमारे मशहूर मारूफ आलिम दीन गुजरे हैं डॉक्टर असरार अहमद साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। कहा करते थे कि अगर तुम किसी को दुख में देखो और उस पोजीशन में हो कि उसके दुख का मदावा कर सकते हो, इतनी सख्त हो कि उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन जानबूझकर उसकी मदद ना करो, उसके लिए आसानी पैदा ना करो, तो फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो या मुहतस, लेकिन नेक नहीं हो सकते हो। तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, लेकिन नेक कभी भी नहीं हो सकते हो। और कैसे मुमकिन हो कि कोई आपका अपना तकलीफ़ में हो, जिसे आप दोस्त कहते हो, अपना अज़ीज़ कहते हो, अपना रफ़ीक समझते हो, और आप उसकी तकलीफ़ को ना समझ सके। हमदर्द कौन होता है? यानी आपके हर दर्द का साथी, हमदर्द के साथ तमाम दुख बांटे जाते हैं। और अगर किसी के लिए ये दर्द नहीं है, तो हमदर्दी नहीं है, तो किसी को दुख में देखकर आप तड़प नहीं रहे हैं, तो हर तरह की खैर से महरूम हो। और फिर बेशक पढ़े जाओ नमाज़ें और तहज्जुद, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो अपने इर्द गिर्द नज़र हमें रखनी चाहिए, नज़र दौड़ानी भी चाहिए कि जो भी जहाँ भी किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, तो जितना हो सके उसके लिए एटलीस्ट आसानी पैदा करें, आपसे जितना भी हो सकता है, और अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ ही फरमाएगा। तो इसके लिए आपको अपने इर्द गिर्द ये ढूंढने की ज़रूरत है कि जनाब, अगर कोई परेशान आपको नज़र आ रहा है तो उसके लिए आसानी पैदा करें, जाकर पूछें कि वो कैसा है। अगर उसके रवैये में चेंजिंग्स आ रही हैं तो पूछना चाहिए हमें कि जनाब ये चेंजिंग्स क्यों आ रही है। कोई परेशानी में मुब्तला है तो उसकी परेशानी अगर हल हो सकती है आपसे तो हल करें, नहीं तो एटलीस्ट उसको इमोशनली कंसोल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिसकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होती जा रही है हमारे ख़ास करके मुआशरे में। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। सेगमेंट है हमारा तालीम और तरबियत, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उन समाजी और मुआशरती पहलुओं पर बात करें जिससे मुआशरे की इस्लाह हो सके और नौजवान नस्ल की तरबियत हो सके और मुआशरे में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को आम किया जा सके। और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में ना कामयाबी के लिए मेंटोर या फिर रहबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, जितने भी अपने ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर न जाकर हमें ये महसूस ज़रूर होता है कि हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है, किसी की गाइडलाइंस की हमें ज़रूरत है। और अगर हम मजहबी या रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो उस मामले में भी पेशवा के बगैर कामयाबी नामुमकिन होती है। और इसी तरह अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जो हमें दुरुस्त करियर के इंतखाब से लेकर उस करियर में कामयाब होने में रहनुमाई करते हैं। और पाकिस्तान में तो इस हवाले से इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और हम सुनी सुनाई बातों पर या फिर दोस्तों के मशवरों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी के जो अहम फैसले हैं वो ले लेते हैं। लेकिन दुनिया भर में बाकायदा तौर पर मेंटोर्स की सर्विसेज ली जाती हैं जो आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करते हैं। तो इस अमल की इतनी ज़रूरत है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल मेंटोर डे मनाया जा रहा है। तो ज़िंदगी में मेंटोर्स का होना कितना ज़रूरी है, मेंटोर्स का इंतखाब कैसे किया जाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलसाना मंशा है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड एजुकेशनिस्ट भी हैं। गुलसाना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा गुलसाना, आज इंटरनेशनल मेंटोर डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान समेत, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेंटोर होता क्या है, क्योंकि आजकल हर कोई मेंटोर बनता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि हम आपकी रहनुमाई करें, हम आपके रहबर बने। तो मेंटोर्स एक्चुअली में है कौन? क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर जो हमें नज़र आए और हम उनको मेंटोर समझें? मुनीबा, कोई भी इंसान अगर किसी फील्ड में क्वालिफिकेशन ले लेता है, हाई डिग्री ले लेता है उस स्पेसिफिक फील्ड में, जी,
और सब्जेक्ट नॉलेज के साथ अपीयर हो जाता है उस फील्ड के अंदर, ओके तो वो ये समझता है कि मैं मेंटरशिप के लिए रेडी हूँ, मैं मेंटोर हूँ, ओके क्योंकि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने PhD कर ली डॉक्टरेट के बीच में या बिजनेस स्टडीज़ के बीच में या अकाउंटिंग के बीच में या साइकोलॉजी के बीच में, तो सिर्फ डिग्री ले लेना, अ पर्सन विद अ सब्जेक्ट नॉलेज ओके एंड अ रोल मॉडल, ठीक है। अब रोल मॉडल भी अगर आप हैं तो क्या चीज़ है जो आपको रोल मॉडल बना रही है? क्या खाली वो सब्जेक्ट नॉलेज? अब अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है और आप अपने आप को एक रोल मॉडल कंसिडर कर रहे हैं और बस यही सोच के आप बैठ के हैं, तो क्या आप मेंटोर हैं? नहीं, आप मेंटोर नहीं हैं। ओके Now the question comes that the person with the highest degree, and if he thinks that he is the perfect role model, if that is not making you a mentor, what makes you a mentor? So a mentor for me is a person who lends a hand, ओके a person who opens the doors with an open heart. बड़े दिल के साथ आप दरवाज़ों को खोलने के लिए क्या तैयार हैं? ओके ठीक है। और फिर मेंटोर मेरे लिए वो इंसान है who says yes, you can do it, I'm here, and he makes himself available for you, ओके taking out time for you. Why? Because he has to set the directions for you. A person who makes ordinary moments of your life, ओके whether personal or professional, and the ordinary moments are changed or evolved into extraordinary moments. ये एक So a mentor है। person, हाँ, ठीक है और फिर क्या वो आपको is he helping you with making choices, ओके taking decisions, and making you walk through the roads of his experience, his successes and his failures? ओके और फिर वो आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है या आपको उस फील्ड के लिए कम से कम रेडी रेडी कर कर रहा है, एग्जैक्टली हाँ तो वो बंदा मेंटोर है। हमारे यहाँ इफ यू आर अ PhD पर्सन, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है लेकिन वो थ्योरी है, और Experience नहीं है। मेंटरशिप इज ऑल अबाउट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, एग्जैक्टली हाँ actually practically going through the ventures, facing the failures, meeting the successes, and then reaching your destination in a very rich manner. तो वो मेंटरशिप है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुलसान हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है, खास करके पाकिस्तान में, कि हम लोग किसी मेंटर की सर्विसेज लें, उससे जाके पूछें। बेशक हमारी पर्सनली हमें चाहिए होती है उसकी गाइडेंस, या फिर प्रोफेशनली चाहिए। इवन कि हम जब बाहर देखते हैं, इंटरनेशनली देखते हैं, तो वहाँ पर तो इनकी सर्विसेज बाकायदा तौर पर ली जाती है, और हर अपनी स्टेज पर, अपनी लाइफ के स्टेज पर जाके हमें एक मेंटोर चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है ये कल्चर? मुनीबा, हमारे यहाँ पे अभी तक जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मेंटरशिप की आइडियोलॉजी ही लोगों को नहीं पता। ओके वो ये समझते हैं कि अभी जैसे मैंने कहा कि अगर वो ये सोचते हैं कि हमने बस पढ़ लिख लिया और थ्योरी को करके पढ़ के याद करके, और हमारी एजुकेशन ज़्यादातर डिपेंड करती है रोट लर्निंग के ऊपर, कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग तो है ही नहीं है, और बहुत कम अभी तक ऐसे सिस्टम्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग को या एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को इनकरेज कर रहे हैं। तो पहले तो ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक उस्ताद, आपका एक कोच, अब देखो जितने गॉड्स हैं in the field of cricket, in the field of psychology, in the field of doctorship, हर कोई के फील्ड्स के बीच में कुछ गॉड्स हैं, मेंटर्स हैं। अब इन मेंटर्स के भी कोई ना कोई तो मेंटर्स होंगे,
जिनको लेके आप चले और फिर आपने उस सफ़र को मुकम्मल किया हाँ। और बड़ी कामयाबी से, बड़ी परफेक्शन के साथ मुकम्मल किया। तो पहले तो लोगों को ये बताना कि मेंटर्स के बगैर आपकी थ्योरी अकेली काम नहीं करेगी। ओके। और दूसरी चीज़ होती है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि डिग्री के अलावा भी इफ़ यू आर पैशनेट, एक वर्ड है पैशन, कि मेरे अंदर पैशन है, मैंने ये करना है, मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने ये किया है, मैंने इधर से भी पढ़ लिया, मैंने गूगल भी कर लिया। अब आप जिस जिस चीज़ को अप्रोच कर रहे हो एज रिसोर्सेज, वो सब थ्योरेटिकल है। तो आपका पैशन कभी भी उस लेवल को कैच नहीं कर पाएगा जब तक आपके पास मेंटोर नहीं है। होगा। ओके। अब मेंटोर्स कौन है? मेंटोर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और क्यों इनको हायर भी अगर आप कर रहे हैं तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर आपका रिलेशनशिप है उस मेंटोर के साथ, exactly. जो बिल्ड होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे गुलशन एक मतलब कॉमन प्रैक्टिस है ना कि हम अपने दोस्तों से मशवरा ले लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, या अपने घर वालों से, ठीक है, विच इज़ ओके कि हम बाकी लोगों से भी एडवाइस ले रहे होते हैं, लेकिन वो एडवाइस उतना हमारे काम नहीं आती है जो एक मेंटोर हमें एक गाइड कर सकता है अपने एक्सपीरियंसेस से। बिकॉज हम उन लोगों से ले रहे होते हैं जो हमें एडवाइस तो करते हैं, लेकिन वो फैसला लेने की हमारे अंदर वो पावर ही नहीं रहती है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फैसला तब लेते हैं जब टाइम गुजर गया होता है। और फिर कभी कभी हम ये सोच के भी इन लोगों से मशवरे कर लेते हैं और उन लाइंस के ऊपर चल पड़ते हैं जो उनकी कामयाबी जरूर होगी, हमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती ये हम जानते हैं। उसका इंटरेस्ट जरूर हो सकता है उस दोस्त का या उस रिलेटिव का, या खुद हमारे अपने वालिद साहब का या हमारी वालदा का, ये उनका इंटरेस्ट था या उनके वेंचर्स थे जिसमें वो कामयाब रहे। तो देखा देखी या मुफ्त के मशवरों के ऊपर चल के आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। उसकी क्या है कि अब हाउ मेंटर्स ऐड टू योर लाइफ, जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप रैंडम लोगों से मशवरे लेने के बजाय आप अपनी करेक्ट लेंथ को पकड़ोगे। अब मेंटर्स की इंपॉर्टेंस कहाँ आती है आपकी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल, और किस तरह से मेंटर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सोसाइटी, अगर हम उसको समझ लें तो मेरा ख्याल है कि आज का मैसेज कन्वे हो जाएगा। देखो, एक मेंटर एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलता है, ठीक है। एक तो ही इज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद यू, और वो रिलेशनशिप इज स्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ योर पैशन एंड हिज विजन। अब उसके पास क्या है? विजन है। और विजन किसी भी सोसाइटी में, ये सिर्फ हम अपनी सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल वर्ल्ड में अगर आप देखो तो विजन आपकी सोसाइटी के 15 से 20% लोगों के पास होता है सिर्फ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपका कोई विजन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी आर फॉलोइंग द विजन्स। एंड इफ यू आर फॉलोइंग अ विजन, यू आर गुड टू गो। आपने अपना इंटरेस्ट डिफाइन किया, आपने अपनी फील्ड डिफाइन की, और फिर आप अपने मेंटोर को ढूंढ रहे हैं। अब कैसे ढूंढेंगे? अपने फील्ड से रिलेटेड लीडर्स को सुनिए, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़िए, और एक को नहीं 4, 5, 6 लोगों को आप एक्सप्लोर करें, और फिर देखें कि किसके साथ आपका पैशन कहाँ जाके मर्ज हो रहा है उसके विजन के बीच में। खाली पैशन कुछ नहीं करेगा, आप हवा में खेलते रहोगे। आप उस पतंग की तरह हैं कि जब वो स्टोरी है ना कि एक बाप और बेटा पतंगबाजी के लिए कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने वो डोर बांधी, और पतंग को उड़ाया। अब उड़ाते उड़ाते जब बेटे ने ये देखा कि पतंग काफी हाइट के ऊपर चली गई है, तो कहने लगा, बाबा ऐसा करते हैं कि अब ना हम पतंग की डोर काट देते हैं ताकि ये और ऊपर जाए। अब जब उन्होंने वो डोर काटी, बाप ने पहले मना किया कि नहीं, अगर हम डोर काट देंगे तो ये पतंग गिर जाएगी। बट वो बच्चा था और वो बजिद था, उन्होंने वो डोर काट दी। बिकॉज द फादर वॉज ट्राइंग टू make the child understand that look what will happen
इफ यू गेट डिस्कनेक्टेड टू द डोर जिससे आप बंधे हैं, थोड़ी देर तो वो पतंग उड़ती रही और थोड़ी देर के बाद वो एक जगह जाके नीचे की तरफ जाने लगी. And then the father make the child realize that this is the connection of a mentor with the learner. तो विजन और पैशन जब ये दो चीजें आपस में कंबाइन होती हैं तो आपका विजनरी जो है वो आपके लिए एक पर्पस आपको देता है, एक कॉज आ जाता है आपके सामने कि आप वो एक पजल बनाता है. मेंटोर क्या है? वो एक पूरा पजल डिजाइन कर रहा है और आपको वो उस पजल का एक हिस्सा बना रहा है. और जब तक आप वो अपना वाला पार्ट उसके बीच में फिट नहीं करेंगे, पजल कंप्लीट नहीं होगा. वन मैन शो नहीं हो सकता. ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. ठीक है. चलें जी, वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन इतने हम लोग इस कॉन्वर्जेशन में मगन थे कि पता ही नहीं चला. गुलसाना मंशा हमारे साथ मौजूद थी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं. गुलसाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आएँ. और मेंटोरशिप के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे और आज इंटरनेशनल डे इसका मनाया जा रहा है. यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस पर. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं. और जनाब, आजकल लाहौर मुल्की और सूबाई सियासत का गढ़ बना हुआ है. दोनों सियासी इत्तेहादियों की जानिब से पंजा आजमाई जा रही है. और गुज़श्ता रोज़ होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो गुज़श्ता रोज़ काफ लीग के 2 इजलास हुए हैं. पहले इजलास चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के साथ जम होने के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई है. और शुरका ने चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें तमाम फ़ैसलों का इख्तियार तफवीज़ कर दिया है. और मुस्लिम लीग काफ का दूसरा हंगामी इजलास चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ, और जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन भी इन एक्शन है. और तहरीक इंसाफ में जाने की इत्तलात सामने आने पर चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है. मुनिस इलाही, हुसैन इलाही और जनाब सेनेटर कामिल अली आगा को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दी गए हैं. दूसरी जानिब देखा जाए तो ज़मान पार्क में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अहम बैठक हुई, और जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है. इमरान खान कहते हैं कि वो कौमी असम्बली वापस जाएंगे और उसके हवाले से मनसूबाबंदी भी उन्होंने कर रखी है. और अगर असम्बली ना गए तो ये हुक्मरान राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे. और शहबाज शरीफ की एतमाद के वोट में नाकामी के बाद रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे. दूसरे इत्तेहाद की अगर बात की जाए तो मॉडल टाउन में भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरत अपनी मुकम्मल कर ली और मुजव्वज़ा नामों को जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM की दीगर जमातों के सरबराहान से मुशावरत के बाद ख़त्मी शक्ल भी दे दी गई है. तो पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए तकर्रुर के मामले के हवाले से अगर बात की जाए तो आईनी उसका जो अमल है वो आगे बढ़ने लगा है. वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए गवर्नर पंजाब को ख़त लिखकर जो 3 नाम हैं उनको भी तजवीज़ कर दिए हैं. और वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद कोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम तजवीज़ किए हैं. तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जाने वाले जो 3 नाम हैं उनमें नासिर महमूद कोसा साहब ने तो जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली है. उधर हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का भी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और मलिक अहमद खान का कहना है कि जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ कर लेंगे. तो मुल्की और ये जो सूबाई सियासत है ये क्या चल रहा है, इसमें सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करते हैं. सलमान तारिक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्जेशन है. सलमान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. सलमान, कल बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, 2 इजलास हुए हैं, काफ लीग के अलग अलग इजलास हुए हैं. तो क्या अहवाल है, क्या मामलात हैं कि अलग अलग इजलास हुए हैं और क्या क्या उनमें चीज़ें सामने आई हैं? देखें, ये बात तो बहुत पहले से की जाती थी कि मुनिस इलाही जोन से है ना, वो चाहते हैं कि जी वो PTI में काफ लीग को जम कर लें. अच्छा, और मुनिस इलाही काफ़ी अरसे से
पीटीआई के बहुत करीब जाने जाते हैं। ये उस वक्त से जब पीटीएम ने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफ़र की, तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही ने इमरान खान की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। तो उसमें भी तब भी ये कहा जाता था कि मोनिस इलाही की जो है वो ज़ोर था, मोनिस इलाही की ख्वाहिश थी। उन्होंने जो है वो कन्विंस किया परवेज़ इलाही को कि हमने पीडीएम की तरफ नहीं, हमने पीटीआई की तरफ जाना है। तो मोनिस इलाही का बहुत किरदार है इसमें। और सेकंड ये कि जैसा कि परसों रात को परवेज़ इलाही ने टॉक करते हुए मीडिया से, तो उसमें भी उन्होंने गुफ्तगू की कि इमरान खान ने भी हमें कहा है कि ज़म हो जाए और मोनिस इलाही भी यही चाहते हैं। अच्छा। तो ताहम उन्होंने टाल दिया कि अभी हम फैसला करेंगे। कल उनकी मीटिंग भी हुई, फाइनल फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि पीटीआई में ज़म टेक्निकली तो वो हो गए हैं। अच्छा। वो इस तरह से कि वज़ारत आला पीटीआई के थे, वो पीटीआई की जानिब से वज़ीर आला थे। और दूसरा ये कि जो काफ लीग है वो अगर लीगल वे में बात करें तो काफ लीग तो चौधरी शुजात की है, हाँ। चौधरी शुजात हुसैन की है। तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी, यानी कि अब परवेज़ इलाही जो है फिल वक्त काफ लीग में नहीं है। हाँ। तो काफ लीग में नहीं है तो कहाँ है फिर? हाँ। तो अब उनके लिए बल्कि अपना फैसला करने में ज़्यादा आसानी होगी है ना। अच्छा। चौधरी शुजात के स्टेप के बाद तो है। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में या आज या कल या परसों बाकायदा वो ऐलान भी कर दें। और क्योंकि इस वक्त वो अहम जितनी भी पंजाब से मुतल्लिक जो अमूर थे तमाम मुशावरतों में उनको शामिल भी किया जा रहा है पीटीआई में। उनसे मशवरा मुशावरत की जा रही है, उनसे तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और मोनिस इलाही एक एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेंट किरदार अदा कर रहे हैं पीटीआई के अंदर रहते हुए, क्योंकि इस वक्त काफ लीग अगर देखा जाए तो ग्राउंड में कहीं पर मौजूद नहीं है। जो 10 उनके एमपीए थे वो असम्बली तहलील होगी, वो अब एमपीए नहीं है। अब सिर्फ ओहदेदारान तक रह गई है काफ लीग महदूद। तो ओहदेदारान की अगर बात करें तो परवेज़ इलाही के पास जो ओहदा था सूबाई सदर का, वो अब नहीं रहा क्योंकि उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। अभी कब तक रहती है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले ही वो हो सकता है ऐलान कर दें पीटीआई में बाज़ाब्ता शमूलियत का। तो उससे जो है वो एक तरह से पीटीआई को भी बड़ा उनको बेनिफिट हो सकता है परवेज़ इलाही से, क्योंकि परवेज़ इलाही एक पुराने सियासतदान है, पंजाब के पुराने खिलाड़ी हैं। तो पर पीटीआई के लिए एक सीनियर इस तरह का सियासतदान उनको अगर मिल जाए पंजाब में तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि काफ़ी सारे सीनियर लोग गुज़िश्ता चंद सालों में पीटीआई को छोड़ गए हैं, जैसे अलीम खान, जहांगीर तरीन। तो उनकी कमी पूरी करने की जा सकती है। अच्छा, तो कितने लोग हैं काफ लीग के जिनकी रुकनीत मुअत्तल हुई है, शो कॉज नोटिस होने जा रही है? मेनली तो परवेज़ इलाही को ही उन्होंने किया ना, क्योंकि वो इस बुनियाद पे कि 2 रोज़ पहले परवेज़ इलाही ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि काफ़ी चुभी थी काफ लीग के हलकों में, चौधरी शुजात के हलकों में, जिस पे उन्होंने कहा था कि ये चले हुए कारतूस हैं। तो उसका काफ़ी माइंड किया गया था। तो उसी की बुनियाद पे या उसी का ग्रज कह लें, उसी की बुनियाद पे जो है वो, और दूसरा फिर साथ ही परवेज़ इलाही बार ने ये ऐलान भी कर दिया कि हाँ जी हम पीटीआई में ज़म होने का सोच रहे हैं। तो उसी बुनियाद पे उन्होंने ये रीज़न तो ये पेश किया है कि एक सूबाई सदर है वो ये अपने तौर पे फैसला नहीं कर सकता पार्टी को ज़म करने का, वो पार्टी को ज़म नहीं कर सकता, पार्टी उनके नाम की नहीं है। तो उन्होंने पार्टी रुकनीत और बहुत सी नाराज़गियाँ साबका भी थी, वो सारे मिल मिला के नतीजा ये निकला कि परवेज़ इलाही की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी। और बाकी मोनिस इलाही है, हुसैन इलाही है, सेनेटर कामिल अली आगा है, उनको तो सिर्फ शो कॉज नोटिस उन्हें जारी किए गए हैं। तो जो चौधरी शुजात हुसैन का जो इजलास हुआ था उसमें सिर्फ यही अहम मामलात हुए थे, इसके अलावा भी पीडीएम से मुशावरत या नून लीग से मुशावरत का भी कोई सोचा गया है? चौधरी शुजात का जो इजलास हुआ था ना, वो मेनली इसी पे ही था, क्योंकि पीडीएम से क्या उन्होंने फिल वक्त कोई मुशावरत करनी है। ताज़ा तरीन जो पंजाब का महाज था वो तो वो लूज़ कर गए ना, तो उस पर अब मुशावरत जो होना होगी तो वो इस बात पे होना होगी कि कौमी असम्बली में अगर एतमाद के वोट का पीटीआई की जानिब से कोई स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, जिसकी बाज़गश्त चल रही है, बार बार वो ऐलान भी कर रहे हैं, और तो उस पर वो मुशावरत पीडीएम से अलहदा करेंगे। लेकिन कल जो चौधरी शुजात का इजलास हुआ है वो सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट ये बात थी कि जो परवेज़ इलाही ने परसों ऐलान किया था कि पीटीआई में ज़म हम होने जा रहे हैं, तो उसको लेके जो है हंगामी तौर पर काफ लीग का इजलास हुआ था चौधरी शुजात का। लेकिन कल जो ज़मान पार्क में इजलास हुआ है इमरान खान का और सहाफ़ियों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कौमी असम्बली वापस वो जाना चाह रहे हैं, उन्होंने तैयारी भी पकड़ ली, मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और इसके आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर वो कौमी असम्बली चले जाएंगे? तो इमरान खान के इजलास में कोई भी फैसला होता है ना, वो तो बड़ी डेवलपमेंट ही होता है। अच्छा।
2014-15 में भी सेम एपिसोड हुई थी, उसी का रिकैप अब कल हुआ है। 2014-15 में भी इमरान खान साहब यही कहते थे कि हम नहीं जाएंगे असम्बली में, फिर वो गए। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ ने एक मशहूर तकरीर भी की कौमी असम्बली में, जिस पे काफ़ी नाराज़ भी हुए पीटीआई वाले। तो अब जो है पिछले 8 महीनों से इमरान खान कह रहे थे कि अमरीकी एजेंट हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ कौमी असम्बली में, किसी सूरत नहीं बैठेंगे। लेकिन बहुत से लोग कह भी रहे थे कि ये जो सबका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये असम्बली में चले जाएंगे। अच्छा। और वही बात है, कल इमरान खान ने जो ऐलान किया कि मैं असम्बली में जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई अब दरवाज़ा रह नहीं गया था। सेकंड, उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से जब से वो कह रहे हैं एतमाद के वोट का कहने का मतलब ही है कि वो असम्बली में जाएंगे तो कहेंगे ना, असम्बली में ही नहीं होंगे तो फिर एतमाद के वोट का फ़ायदा। क्योंकि एतमाद का वोट फॉर एग्ज़ाम्पल शहबाज शरीफ लूज़ कर जाते हैं तो फिर उनके मद्दे मुकाबिल किसी को जीतने के लिए मौजूद होना चाहिए ना। असम्बली में पीडीएम जमातों के अलावा कोई और है ही नहीं। अगर वो लूज़ भी कर जाएंगे, रन ऑफ इलेक्शन होंगे, फिर अक्सरियत में जीत जाएंगे वो। तो इसलिए इन्होंने असम्बली में जाना ही जाना था। सेकंड, उन्होंने रीज़न पेश की है कि निगरान सेटअप जो है वो आपस में पीडीएम वाले जो है अपनी मर्ज़ी का ले आएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। तो क्या ये रीज़न 8 महीने पहले नहीं थी? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है, एक रीज़न पेश की जाती है, एक एक्सक्यूज़ अपने कारकुनों को, वर्कर्स को पेश किया जाता है। असल में मैंने ये काम तब इसलिए ये किया था, लेकिन अब मैं ये काम एतमाद में लेना जिसे कहते हैं, हर पार्टी का लीडर यही करता है कि जब अपने ही किए फैसले पर वो यूटर्न जिसे कह लें, या अपने ही लिए फैसले पर टर्न लेता है या उसकी उल्ट कोई काम करने लगता है, तो उससे पहले वो अपने कारकुनों को, मतलब ये ऑलरेडी प्लानिंग थी, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अब प्लानिंग, सडन चीज़ें हैं या सिचुएशन को देखकर, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर ये फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये की जाती है ना उनके मुखालिफिन की जानिब से कि बेसिकली इमरान खान साहब पिछले 8-7 महीनों में जो प्रैक्टिस उन्होंने की है, जो एक्टिविटी उन्होंने की है पीडीएम जमातों के ख़िलाफ़, पीडीएम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने अपने तमाम सियासी कार्ड इस्तेमाल किए, जलसों से लेके लॉन्ग मार्च, उसके अलावा भी जो कुछ भी हुआ इन 8-9 महीनों में, वो तमाम चीज़ें जब देखी कि नहीं कारआमद साबित हो सकी, तो आखिरी रास्ता फिर यही बनता है कि आप कौमी असम्बली में जाएं और वहीं पे जाके पीडीएम को जो है वो टफ़ टाइम दें। और वो टफ़ टाइम दे भी सकते हैं, क्योंकि पीडीएम की हालत इस टाइम बहुत बुरी है, वो डिलीवर वो कर नहीं पा रहे, तो वो भी इतनी कोई मजबूत पोजीशन पे मौजूद नहीं है। कौमी असम्बली में एक चूँकि पीटीआई एक बड़ी जमात है, उनकी गैर मौजूदगी से पीडीएम एक आज़ाद हुकूमत की तरह फिर रही है। अगर ये कौमी असम्बली में जाएंगे, बहुत से लोग कहते आ रहे थे कि कौमी असम्बली में जाएंगे तो जो काम ये सड़कों पे या जलसों में या लॉन्ग मार्च के ज़रिए करवाना चाह रहे हैं, कौमी असम्बली में बैठ के ये ज़्यादा अच्छे तरीके से रोल अदा कर सकते हैं और हो सकती हैं वो चीज़ें, हाँ, वो फैसले। अच्छा, लेकिन अगर कौमी असम्बली में एतमाद का वोट ले लिया जाता है सलमान इनकी तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, तो क्या नतीजे सामने आते हैं? देखिए, अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं शहबाज शरीफ और उनको 172 नंबर्स पूरे मिल जाते हैं कौमी असम्बली में, तो फिर तो वो वज़ीर आज़म रहेंगे। अगर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाते, यानी 172 वो अपनी गिनती पूरी नहीं कर पाते, तो फिर एक वही जो पंजाब में प्रैक्टिस होती है रन ऑफ इलेक्शन की, रन ऑफ इलेक्शन में फिर जिसकी सादा अक्सरियत आ जाए, मौजूद अरकान जो होते हैं कौमी असम्बली के, उन मौजूद अरकान में जिनकी सादा अक्सरियत जिस शख्स को मिल जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाता है। इस तरह से कोई प्रोसेस होता है। तो वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि एतमाद के वोट का पीटीआई ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब ये प्लान देंगे तो समझ आएगी। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है उसमें तो एतमाद का वोट शहबाज शरीफ आसानी ले लेंगे, चाहे रन ऑफ इलेक्शन पे ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे अरकान तो है ही नहीं इस वक्त असम्बली में। 8-9 सीटों पे तो जो है वो इमरान खान साहब 7 सीटों पे तो इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हुए हैं, तो वो तो वैसे ही खाली हो गई एक तरह से, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। क्योंकि खान साहब अगर वो नोटिफिकेशन को विन का जारी भी हो भी जाता है गोशवारे जमा करने के बाद, तो वो एक ही सीट लेके जाएंगे ना, 7 सीटें नहीं लेके जाएंगे। तो इस तरह से पीटीआई की वो 7 में से कह लें 6 सीटें तो कम हो गई ना। और उसके बाद फिर जो है वो और भी बहुत से अरकान हैं जो मुनहरिफ हैं पीटीआई के, 20-22 अरकान मुनहरिफ हैं जो उन्होंने अपोजिशन एक बनाई हुई है नाम नेहाद कौमी असम्बली में, तो वो भी है मैटर कर रहे हैं। तो अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते शहबाज शरीफ, लेकिन इनके मुकाबले में अगर कोई खड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर के वोटिंग के लिए, तो उसको उतनी अक्सरियत में वोट नहीं मिलेंगे कि वो वज़ीर आज़म बन सके। इन द एंड जो बाज़ार पिक्चर नज़र आ रही है कि एतमाद के वोट के बाद भी
नाकामी अगर होती है तो उसके बाद भी शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म बनते वज़ीर-ए-आज़म नजर आ नहीं, रहे हैं, क्योंकि उनका पलड़ा उधर भारी है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पंजाब असेंबली हाँ, में वो देखा। यहाँ पे भी तो देखा, हर चीज़ मुमकिन है। तो यही है जनाब पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारे पंजाब के सूबे में भी चल रहा है और जनाब वफाक में भी चल रहा है कि किस तरह इन चीज़ों को हम लोगों ने टेकअप करना है और आने वाले दिनों में क्या सियासत अपना रुख किस तरफ मोड़ती है वो भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये सारी सियासत की बात थी जनाब। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बच्चे वालिदैन के पास अल्लाह ताला की इमानत होते हैं और इस इमानत का ख्याल रखना हर वालिदैन की जिम्मेदारी है। और अगर अपने बच्चों की तामीर करनी है तो उन्हें पोलियो वैक्सीन और कतरे पिलाना लाजमी है। पोलियो वैक्सीन की बदौलत ही सऊदी अरब समेत तमाम इस्लामी ममालिक से पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन हुआ है और पाकिस्तान भी पोलियो वायरस के खात्मे के इंतहाई करीब है और उस खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें भी जारी हैं। और पोलियो से निजात के लिए मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला 16 से 20 जनवरी तक जारी रहेगा और जिसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन या फिर कतरे पिलाए जाएंगे। और पोलियो टीमों के लिए जनाब हमें अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए और खुदारा अफवाहों पर कान ना धरें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करें, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। तो जनाब ये हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है कि पोलियो के 2 कतरे हम अपने बच्चों को पिलाएंगे, तभी वो ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकते हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात कर लेते हैं हमारे मशगलों के हवाले से। तो कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को इतना संजीदा ले लेते हैं कि वो जुनून की हद तक छू जाते हैं, और जब आपका मशगला सैर सयाहत हो तो क्या ही बात है। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो ख़ुद भी पाकिस्तान देख रहे हैं और कैमरे की आंख से दुनिया को भी दिखा रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि वो अपना सारा सफ़र साइकिल पर करते हैं। नेशनल साइकिल टूर कर चुके हैं जिसमें सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सफ़र उन्होंने तय किया है। आज़ाद कश्मीर, लीपा वैली, ताओबट, अपर नीलम, पीर चनासी पहुंचने वाले पहले साइकिलिस्ट हैं। और उनके बकौल उनके इस साइकिल टूर का जो मकसद है वो दुनिया को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान खूबसूरत है और यहाँ के लोग पुरअमन और मेहमान नवाज हैं और दुनिया आए और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हो। वो पहले साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान का साइकिल पर सफ़र किया, जहां काबुल में पाकिस्तान मिशन के सरबरा उबैदुर्रहमान निज़ामानी ने और अफ़गानिस्तान के उमूर दाखिला इंचार्ज मुल्ला आरिफ मोहम्मद ने उनका इस्तकबाल किया था। तो उन्होंने दुनिया के 9वें मुश्किल तरीन रास्ते जलालाबाद से काबुल के मकाम से गुज़र कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। और अब उनका जनाब ईरान और इराक साइकिल टूर का आगाज़ वो करने जा रहे हैं, इरादा रखते हैं। तो उनको साइकिल टूरिज़म के हवाले से किस तरह ख़याल आया और क्या क्या चीज़ें हैं जो जनाब उन्होंने अपने प्लान में शामिल कर रखी हैं और किन किन मुश्किलात का सामना उन्हें अपनी इस जर्नी में करना पड़ा है, हम उनसे जानते हैं। आमिर शहजाद अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साइकिलिस्ट टूरिस्ट हैं। आमिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम, सुपर से भी ऊपर। सुपर से भी ऊपर, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आमिर, किस तरह आपने आगाज़ किया कि आपने साइकिल पर पूरा पाकिस्तान देखना है और दुनिया को भी कैमरे की आंख से दिखाना है? मुझे लिखने का शौक़ है। अच्छा। और लिखने के लिए निकलना पड़ता है या कुछ पढ़ना पड़ता है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर हमें जिस तरह हर पाकिस्तानी चाहता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे माशी लिहाज से और हम एक कौम बने, तो ये ज़रूरी है माशी लिहाज से मजबूत होने के लिए कि हमारे पास वसाइल हों और हमारे पास सबसे जो बड़ा ज़रिया है माशी तौर पे मजबूत होने का वो सियाहत है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सियाहत को फ़रोग मिले और हमारा मुल्क उससे माशी तौर पे भी मजबूत हो। तो ये मिशन समझ के अच्छा। मैं निकला था कि मैंने दुनिया को दिखाना है कि हमारा मुल्क महफूज भी है, खूबसूरत भी है,
मेहमान नवाज भी है। बेशक। दुनिया आए हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो, हमारा कश्मीर देखे, हमारा गिलगित बल्तिस्तान देखे, हमारी मोहब्बत की धरती सिंध देखे, हमारा पंजाब का कल्चर देखे। तो ये एक पैगाम लेके मैं निकला था और बहुत मज़ा आया। कितना अभी तक सक्सेसफुल हुए अपने इस मिशन को मुकम्मल करते हुए? मैं तकरीबन हो गए हैं, मुतमईन है। चले, ये बड़ी, अगर आप खुद मुतमईन होते हैं ना अपने काम से, तो इसका मतलब है कि आप वो कर चुके हैं जो आपका मकसद जी था। जी बिल्कुल, मैं तो मुतमईन। कितने साल हो गए आपको ये मैंने साइकिलिंग पहला करते हुए? सफ़र 9 फरवरी 2022 को शुरू किया था। लाहौर अच्छा। से कराची में साइकिल पे गया था 20 दिनों में, इस तमाम रास्ते में अंदरून सिंध देखते हुए, और बस यहीं से आगाज़ किया था। और फिर मैंने वज़ीरिस्तान साइड देखी है, KP के, उससे बाद कश्मीर का मैंने चप्पा चप्पा देखा है, और साइकिल पे ही? हाँ जी हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान देखा है। और मैं पहला साइकिलिस्ट हूँ जो इन इलाकों में गया हूँ और इतनी हाइट पे गया हूँ। मतलब मैं 12,000 फीट पे भी गया हूँ, लिपा वैली, और ताऊबाट आखिरी गांव तक गया हूँ, अपर नीलम गांव गया हूँ 7,000 फीट पे, वो भी है। पीर चनासी 9,700 फीट पे है। तो मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं है, मकसद दुनिया को पैगाम देना है कि दुनिया है हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो। नहीं तो ये सारी जगहों पे आप पहली दफ़ा गए हैं, इससे पहले भी जाते रहते थे? नहीं, इससे पहले मैं कभी इस तरह नहीं निकला था, क्योंकि 9 फरवरी से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैंने 2022 में ये सफ़र शुरू किया था, पहली दफ़ा ही निकला था। लेकिन मैं ज़हनी तौर पे तैयार होकर निकला था कि मुझे ये इस तरह करना है, अपना मिशन पूरा करना है। तो पूरा पेपर वर्क मैंने पहले किया था। अच्छा, पहले से ऑलरेडी किया हुआ था कि कौन कौन सी जगहों पे मैंने जाना है पहले? हाँ जी, ये किया हुआ था। क्या बात है। तो अभी आप मतलब ऑलमोस्ट कितने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं? मैं तकरीबन 8 रिकॉर्ड बना चुका हूँ, जिसमें दुनिया का 9वें नंबर पे मुश्किल रास्ता है, उसे कहते हैं माइपर। और वो जलालाबाद से काबुल की तरफ जब आप सफ़र करते हैं तो रास्ते में वो चढ़ाई आती है। अच्छा। और वहाँ से गुजर के गया हूँ, ये भी एक रिकॉर्ड है। मतलब उसमें क्या ऐसा ख़तरनाक है और वहाँ पे क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको अच्छा, करना वो जब रशिया अफ़गान वार हो रही थी तो वहाँ पे जो रशियन फोर्सेस थी उनके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि वहाँ जो मकामी लोग थे वो हाइट पे होते थे, और उनके लिए मसला होता था, वो ऊपर से पत्थर वगैरह फेंकते थे, तो उससे ही उनका वो काम हो जाता था, तमाम हो जाता। हाँ। तो वो यानी वो दुनिया में ना उस वजह से वो उसे बहुत शोहरत मिली। और फिर जब ये बाद में यानी वो रोड तब्दील हुई है तो वो बड़ी मुश्किल सी चढ़ाई है, जिस तरह अच्छा। हमारे, लेकिन मुझे तजर्बा था क्योंकि मैंने पाकिस्तान में तमाम बड़ी जगहों पे गया हूँ, बाबूसा टॉप, इससे भी बड़ी बड़ी, ये 13,000 फीट पे है, मैं 16,000 फीट पे भी ज़िला गांची में गया हूँ। अच्छा। और वहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि वहाँ हमारे मुल्क में अल्लाह का फजल है कि हर चीज़ है, और वहाँ एक जगह है हॉट स्प्रिंग यानी चश्मा है, और वहाँ पे मैंने जाके अंडा उबाला है 16,000 फीट पे जाके, यानी अंडा साथ लेके गया था। अच्छा। और वहाँ जाके उबाल के बैठ के खाया, फिर मैं नीचे। अच्छा, वाह जी, उस चश्मे के अंदर आपने अंडा बॉईल करके खाया? पानी उबल रहा है। हाँ। तो अंडे में साथ लेके गया था, मुझे पता था वहाँ पे उबल रहा है पानी। पूरा पेपर वर्क करके गए थे आप? जी जी। क्या बात है। तो कोई मतलब ऐसा कोई सफ़र जिसमें कोई मुश्किलात का आपको सामना करना पड़े, कोई हर्डल्स आई हों? अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि जब बंदा सफ़र में होता है तो अल्लाह के वली भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती रहती हैं। अल्लाह का फजल है, लोगों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब 9 फरवरी को मैंने 2022 में टूर का आगाज़ किया तो मैं रास्ते में था, तो मुझे पता चला कि जो मेरी भाभी हैं, और बड़ी भाभी एक माँ की तरह होती हैं, तो वो उस दौरान बीमार थी, और जैसे मैं कराची पहुंचा तो उनकी डेथ हो गई। तो मैं शिरकत नहीं कर सका था जनाजे में, और मतलब वो एक मुश्किल टाइम था मेरे लिए। मतलब उसके अलावा सफ़र में ऐसी उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हर्डल नहीं आई? नहीं, कोई मुश्किल नहीं आई, लोग बहुत प्यार करते हैं, और बहुत मतलब यही असल मोहब्बत ही तो मैं दिखाने निकला हूँ, तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। कश्मीर रहा हूँ तो वहाँ की जो टूरिस्ट पुलिस है उन्होंने बड़ी मेज़बानी की, और महकमा सियाहत ने बड़ा मेरा बहुत ख्याल रखा, आम लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मतलब मेरी जो शोहरत मुझे मिली वो कश्मीर से मिली। कश्मीर से हाँ मिली। जी। और कश्मीर का चप्पा चप्पा देख चुके हैं आप? हाँ जी, कश्मीर का मैं चप्पा चप्पा देख चुका हूँ, और गिलगित बल्तिस्तान का भी। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं देखी है, जो अभी बलूचिस्तान में कुछ इलाके रहते हैं, तो जब मैं ईरान टूर के लिए निकलूंगा तो बलूचिस्तान साइड से वो होते हुए आप जाएंगे, ताफ्तान से बॉर्डर क्रॉस करूँगा। ओके, तो अभी आगे ईरान इराक का टूर? जी, ईरान इराक का टूर है, और मैं वर्ल्ड साइकिल टूर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। जिसमें मैं अपने साहब झिलाली परचम के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, और दुनिया को पैगाम दूंगा कि वो आए हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़। तो कितने पूरे वर्ल्ड टूर में कितने सारे इरादा रखते हैं कि कितने
कंट्रीज़ में जाना है आपने? मैं तकरीबन चंद एक हैं जिनके साथ हमारे कोई अच्छा। मतलब थोड़े ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो नहीं, लेकिन मेरा इरादा है कि जहाँ जहाँ मैं जा सका ज़रूर जाऊँगा। कितना मतलब टाइम, कितना फ्रेम बनाया हुआ है, टाइम फ्रेम कितना होएगा कि कितने अच्छा, कितने अरसे में ये जब तक पूरा मेरा वर्ल्ड मिशन टूर खत्म, जो है ये मुकम्मल करना है? जब तक मेरा अच्छे तरीके से, मैं जो भी काम करता हूँ उससे बड़ा इंसाफ करता हूँ, और अच्छा। जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता मैं वापस नहीं आऊँगा। वापस नहीं आते? हाँ, तब जब तक आप वर्ल्ड टूर मुकम्मल नहीं कर हाँ लेंगे जी, वापस हाँ नहीं जी, एक ही आएंगे? दफ़ा निकलूँगा, और इंशाल्लाह अभी ईरान से बाद भाई की शादी है, और उससे बाद मैंने निकलना है, और फिर इसलिए शादी करवा के जा रहा हूँ ताकि आना ना पड़े। चले वैसी हमारे साथ आमिर शहजाद अवान मौजूद थे, इन कॉन्वर्जेशन थे, साइकिलिस्ट हैं और टूर करते हैं जनाब, अपनी साइकिल पर पूरे पाकिस्तान का टूर कर चुके हैं और इंटरनेशनली टूर करने का भी इरादा रखते हैं। आमिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएँ। और अब आपने मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।